नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं लेके आया आप सबके लिए डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि डेली 6 बजे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आज आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि डेली के बनते हैं और मैं आप सबके लिए डेली ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देते ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो 10 मिनट वीडियो स्टार्ट करते हैं। भी आज का पहला पॉइंट है, केवी सुब्रमण्यम ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने भारत के वित्त मंत्रालय में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शिक्षा जगत में लौटने का फैसला किया है। केवी सुब्रमण्यम ने 7 दिसंबर 2018 को मुख्य आर्थिक सलाहकार का पदभार संभाला था। उनके पूर्ववर्ती अरविंद सुब्रमण्यम के पद छोड़ने के लगभग 5 महीने बाद नियुक्ति की गई थी। अगला पॉइंट है, 8 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश। सरकार ने उच्च न्यायालयों के 8 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और 5 मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया है। 8 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे और 5 मुख्य न्यायाधीशों का तबादला कर दिया गया है। 13 उच्च न्यायालयों में मंजूरी को महत्वपूर्ण माना है गया क्योंकि उनमें से कुछ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के साथ काम कर रहे थे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नंदमुनि वेणु का निधन। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नंदमुनि वेणु का निधन हो गया है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते। नंदमुनि वेणु ने कबलम नारायण पन्नीकर के नाटकों के साथ एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 1978 में जी अरविंद द्वारा निर्देशित तंबू के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत की। मलयालम और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने वाले वेणु ने 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने लॉन्च किया माई पोर्ट ऐप, जिसमें केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता में माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। इसे पारदर्शिता को बढ़ावा देने और बंदरगाह संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऐप को उन पोर्ट यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है जो विभिन्न पोर्ट सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। इनमें बंदरगाह के बारे में सभी तथ्य डिजिटल रूप से शामिल है। अगला पॉइंट है, अदानी समूह ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली है। हवाई अड्डे को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए समूह को पट्टे पर दिया गया है। पिछले 2 महीने से अडानी समूह के अधिकारी हवाई अड्डे पर परिचालन की निगरानी कर रहे हैं। हवाई अड्डा निदेशक JS बलहारा ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी अदानी जयपुर इंटरनेशनल लिमिटेड विष्णु झा को हवाई अड्डे की सांकेतिक चाबी सौंपी। अब बात करते हैं जयपुर हवाई अड्डे के बारे में। तो दोस्तों, जयपुर हवाई अड्डा दैनिक निर्धारण उड़ान संचालन में भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। सांगानेर के दक्षिणी उपनगर में स्थित हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, इस हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। सिविल एप्रेन में 14 विमान बैठ सकते हैं। नया टर्मिनल भवन के बारे में 1000 यात्रियों को संभाल सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है, अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया देश का मेंटर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल
नागरिकों द्वारा करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। देश के मेंटर कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूलों के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। दिल्ली सरकार ने अगस्त में घोषणा की थी कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मेंटर्स प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँ मैं आपको, तो दोस्तों इसमें एक छात्रों को फ़ोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे। इच्छुक नागरिक पहल के तहत शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद ले सकते हैं। दोस्तों इसमें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वह अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। जो अगला पॉइंट है वो है फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के युवा समारंभ का अनावरण किया है। विश्व फुटबॉल निकाय फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 युवा के आधिकारिक शुभारंभ का अनावरण किया है, जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई श्रेणी है। ये टूर्नामेंट भारत में अगले साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। ये घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ हुई। जो अगला पॉइंट, रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ त्रिशूल और गरुड़ शुरू की है। जिसमें भारतीय रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ त्रिशूल और गरुड़ शुरू की है, जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से 2 गुनी या कई गुनी लंबी है। ये लंबी ट्रेनें महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्या का बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करेगी। अब बात करते हैं, ये ट्रेनें मालगाड़ियों की सामान्य संरचना की तुलना में 2 गुनी है, कई गुनी लंबी है। महत्वपूर्ण वर्गों में माल की धुलाई होने से क्षमता की कमी का समाधान होता है। अब बात करते हैं त्रिशूल के बारे में। तो त्रिशूल जो है दक्षिण मध्य रेलवे SCR की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है। इसमें 117 वैगन या 3 मालगाड़ियों के बराबर है। इसमें विजयवाड़ा DG1 के कोड़ापल्ली स्टेशन से ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा डिवीज़न तक लॉन्च किया गया है। अगला जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इसके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को, टाटा ग्रुप, वनवेव, मैप माई इंडिया, बालचंद्र नगर इंडस्ट्रीज और अंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल है। अब बात करते हैं कि इसके अन्य मुख्य सदस्यों में गोदरेज, यूजेस इंडिया, अजिस्टा BSCT, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक्सेट इंडिया शामिल है। अब बोर्ड सदस्यों के बारे में बात करते हैं। प्रथम अध्यक्ष जो है जयंत पाटिल, जो LNDT NXT रक्षा के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो राहुल प्रसाद भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी और महानिदेशक है। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट रिटायर्ड। अगला पॉइंट है, तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौक को मिला GI टैग। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लौक के मसाले को कन्याकुमारी लौक के रूप में भौगोलिक संकेत GI से सम्मानित किया गया है। भारत में लौंग का कुल उत्पादन 1100 मीट्रिक टन है और इसमें 1000 मीट्रिक टन हर साल तमिलनाडु में पैदा होता है, जबकि 750 मीट्रिक टन लौंग का उत्पादन अकेले कन्याकुमारी जिले में होता है। तो इसके अलावा पारंपरिक डाई पेंटेज, अलंकारिक और पैटर्न वाले कपड़े को कृपेरु कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है और तमिलनाडु में
कलाकृति की लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगली पॉइंट की बात करते हैं। यूएनडीपी ने 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। रिपोर्ट 109 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी पर अनुमान प्रदान करती है। 2009-2019-20 के संप्रेषण का आकलन के साथ इनमें 26 से कम आय वाले देश, 80 मध्यम आय वाले देश और 3 उच्च आय वाले देश शामिल है। हम बात करें सूचकांक के बारे में, तो ये खोज 109 देशों में 109 देश और 109 अरब लोगों पर आधारित है। इसमें से 103 अरब लोग बहुआयामी गरीब है। यह 21.7% है। लगभग आधे मिलियन 644 मिलियन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। लगभग 8.2% 105 मिलियन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। लगभग 85% उपसहारा अफ्रीकी 556 मिलियन या दक्षिणी एशियाई 532 मिलियन में रहते हैं। 84% 1.1 बिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 16% लगभग 209 मिलियन शहरी क्षेत्र में हैं। भारत में 6 बहुआयामी गरीब लोगों में से 5 निचली जनजातियाँ या जाति का है। अगला पॉइंट की बात करें तो रजनीश कुमार ने संस्मरण दे कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने अपना संस्मरण दे कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट बरकस में शीर्षक से जारी किया है। किताब का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है। इसमें हमारे देश में वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है इसकी दुर्लभ जानकारी दी है। आगे बात कर देता हूँ। कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट कुमार की यात्रा को पुराने शहर मेरठ में एक मामूली घर से 1980 में SBI में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी बनने और 2017 में अध्यक्ष के पद तक बढ़ने की यात्रा प्रस्तुत की है। तो फिर अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें है विश्व गठिया दिवस, जो कि 12 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एक उद्वेजक स्थिति जो जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनती है, जो बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जाती है। गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने की नीति निर्माताओं को गठिया के बोझ को कम करने में मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन की शुरुआत 1996 में गठिया और संधिवाद इंटरनेशनल ARI द्वारा की गई थी। विश्व गठिया दिवस की थीम 2021 है, देरी न करें आज जुड़े टाइम टू वर्क। अब जानते हैं दोस्तों गठिया के बारे में। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो अपने जोड़ों को प्रभावित करती है। ऐसे क्षेत्र जहां अपनी हड्डियां मिलती है और चलती है। गठिया में आमतौर पर आपके जोड़ों में सूजन या अधपतन टूटना शामिल होता है। जब आप जोड़ का उपयोग करते हैं तो ये परिवर्तन दर्द का कारण बन सकते हैं। गठिया शरीर के पैर क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दूर ड्रोन मेल का शुभारंभ किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने देहरादून उत्तराखंड में दूर ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई। मंत्री ने पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई है।
और दून ड्रोन मेले में अपने प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने वाली ड्रोन कंपनियों के साथ भी बातचीत की। यह दिन ड्रोन और एरोस्पेस प्रदर्शन को चिन्हित करता है, जिसमें सीधा सुरक्षा बल द्वारा पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन, हर्ष संचालन द्वारा पैरामीटर प्रदर्शन और आयोटेक वर्ल्ड एविएशन एंड दक्ष द्वारा एक कृषि छिड़वाक ड्रोन प्रदर्शन शामिल है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा स्वदेशी रूप से 3D मुद्रित ड्रोन के साथ एक आपातकालीन खोज और प्रतिक्रिया ड्रोन प्रदर्शन भी शामिल है। दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें, तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। गोपाल ने 30 फिल्मों, तेलुगु फिल्मों और 2 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्होंने मलयालम फिल्म निर्माता बालू प्रियत संगीत निर्देशन पेरुम्बर जी, रविंद्रनाथ और अन्य पैनल द्वारा चुना गया था। दोस्तों, अगले पॉइंट पर आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। रॉयल स्वीडन अकेडमी ऑफ साइंसेज ने श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनवद्य योगदान के लिए डेविड कार्ड, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, USA को आधे के साथ आर्थिक विज्ञान में श्वेरेंगन रिक्सबैक पुरस्कार देने का फैसला किया। अन्य आधा संयुक्त रूप से जोशुआ एग्रिस्ट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज US और ग्यूडो इमेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA को का कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए देने का फैसला किया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट और गुडो इन्वेस्ट ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उनका दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों में फैल गया है और अनुभवजन्य अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव आया है। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्थिक विज्ञान में सेवरिंग्स रिक्सबैक पुरस्कार के बारे में। तो यह 1968 में सेवरिंग्स के पुरस्कार स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार बैंक की 320 वर्षगांठ के अवसर पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1968 में सेवरिंग्स रिक्सबैक से प्राप्त दान पर आधारित है। यह 1969 में रेगनर फ्रिश और जॉन टिनब्रेगन को आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। आर्थिक विज्ञान पुरस्कार रॉयल स्वीडन अकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है, उसी सिद्धांतों के अनुसार जो नोबेल पुरस्कारों के लिए 1901 से प्रदान किए गए हैं।